हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। ओके फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ग्रहों के गोचर के बारे में जाना था। आज का सेशन बहुत स्पेशल होने जा रहा है। एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे आज मैं उनकी कुंडली विश्लेषण करने जा रही हूँ। अगर आप भी अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी astrobrahmand.yt@gmail.com पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, विश्लेषण स्टार्ट करते हैं। ये एक जातक है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 24 अप्रैल 1979 है और इनका बर्थ टाइम है 4:15 दोपहर का, गुजरात, मंगलवार, कृष्ण पक्ष का इनका जन्म है। त्रयोदशी तिथि है, तांबे का पाया है, ब्राह्मण वर्ण है, गौ योनि है, मानव गण है, मीन राशि है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है शनि का। और इनकी शनि की महादशा में इनका जन्म हुआ था। भोग्य दशा थी 6 वर्ष 1 माह 29 दिन। और इनकी कुंडली में मंगल, ये मांगलिक है, मंगल दोष है उच्च का। कैसे? अगर कुंडली के 12वें हाउस में है ना, अगर फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, एट्थ हाउस, सेवन्थ हाउस में, एट्थ हाउस में, अगर इनमें से किसी भी हाउसेस में अगर मंगल होता है तो वो इंसान मंगल दोष उसको कुंडली में पाया जाता है। ठीक है। और चंद्र कुंडली से भी अगर हम देखेंगे तो चंद्रमा के साथ ही मंगल है, तो ये उच्च का मंगल दोष है इनकी कुंडली में। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमारी एक मीन लग्न, इसकी कन्या लग्न की हमारी कुंडली है। ठीक है। अब इस कन्या लग्न में हम सबसे पहले ये देखते हैं, मैंने आपको सिखाया था, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कन्या लग्न के हिसाब से कौन से योग कारक ग्रह है, कौन से मारक ग्रह है, और इस कुंडली के हिसाब से कौन से समग्रह होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने निकाला, हमने क्या बताया था, केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं वो इस कुंडली के हिसाब से योग कारक ग्रह हो गए। तो ये लग्नेश कौन हो गया, यहाँ पे बुध हो गया कन्या लग्न का, है ना। और यहाँ पर कौन है, शनि है, और यहाँ पर कौन है, शुक्र है ना। तो बुध शुक्र शनि ये तीनों इसके लिए क्या हो गए, योग कारक ग्रह है, बुध शुक्र शनि, है ना, कन्या लग्न के लिए। अब मारक ग्रह कौन कौन से हो गए, जो 6 8 12 के स्वामी है। ठीक है। तो अब यहाँ पर 6 8 12 के स्वामी, यहाँ पे शनि भी बन रहा है, लेकिन शनि योग कारक में त्रिकोण में है, तो वो खत्म हो गया। अब इसको देखिए, अष्टम भाव का स्वामी यहाँ पे मंगल है, और मंगल को एक और हाउस कौन सा मिला है, थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस और जो एट्थ हाउस है दोनों ही बैड होते हैं। ठीक है। क्योंकि ये अष्टम से अष्टम घर माना जाता है, इसलिए यहाँ पर मंगल क्या हो गया, मारक हो गया। आप चंद्रमा को देखिए, यहाँ पे चंद्रमा यहाँ पर कौन से, 11th हाउस का मालिक है। ठीक है। और एक ही राशि है चंद्रमा की। अगर वो, मैंने लास्ट वीडियो उसमें देखिएगा, योग कारक की मैंने आपको पूरी डेफिनेशन अच्छे से समझाई है कि कैसे उसको देखते। तो यहाँ पर चंद्रमा भी क्या बनेगा, मारक बनेगा। अब यहाँ पे सूर्य कौन है, सूर्य यहाँ पे 12th हाउस का लॉर्ड है, तो यहाँ पे सूर्य भी क्या हो गया, मारक हो गया। अब गुरु यहाँ पर सम है। गुरु यहाँ पर सम क्यों है, क्योंकि दो हाउसेस के यहाँ पर गुरु क्या है, मालिक है, 9th हाउस और 12th हाउस का। ठीक है। अब जो बुध है, बुध के लिए गुरु वैसे भी क्या होता है, सम होता है ना, न उसका फ्रेंड्स है और न उसका एनिमी है ना। तो इसलिए यहाँ पर गुरु को हम किस में रखेंगे, सम में रखेंगे। मैंने आपको बताया था, जो भी ये होता है आपका जो लग्नेश होता है, अगर उसके जस्ट सामने वाला हाउस अगर उसका मित्र होता है तो वो आपस में क्या होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु क्या है, सम है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, गुरु सम की कैटेगरी में आ गया। ये चीज़ आपको क्लियर है। अब हम इसको ऐसे समझते हैं, हम जब इसको हमारे लग्न पे देखते हैं ना, लग्न को हम अच्छे से समझते हैं कि जो हमारा लग्न है वो इसकी पत्रिका में, एक तो ये चीज़ समझते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से योग बन रहे हैं इनकी पत्रिका में, है ना, और कौन कौन से दोष बन रहे हैं, उन सब चीज़ों को समझते हैं। अब योग कौन कौन से बन रहे हैं, सबसे पहली चीज़ इसमें ये देखिए, राजयोग इनकी पत्रिका में कौन कौन से हैं उसको हम समझते हैं, है ना। इसमें एक श्रीनाथ योग है। कैसे है श्रीनाथ योग, 9th हाउस का लॉर्ड, 9th हाउस का लॉर्ड कौन है यहाँ पर, शुक्र। ठीक है। 9th हाउस का जो लॉर्ड है, और जो 10th हाउस का लॉर्ड, यहाँ पर 10th हाउस का लॉर्ड कौन बनता है, बुध। तो शुक्र और बुध इन दोनों की युति बन गई 7th हाउस में, है ना। जब ये युति में हो तो ऐसे इंसान को फाइनेंशियली वो स्ट्रांग होता है। ठीक है। एक पहला राजयोग। दूसरा देखो, गुरु और चंद्र, है ना, इनका आपस में क्या हो रहा है, दृष्टि संबंध हो रहा है। गुरु अपने 9वीं दृष्टि से यहाँ पर चंद्रमा को देख रहा है। ठीक है। और गुरु और चंद्रमा का आपस में राशि परिवर्तन भी है, तो यहाँ पर ये एक गज केसरी योग बन गया। तो ऐसा इंसान क्या होता है, बुद्धिमान होता है और सक्सेसफुल होता है लाइफ में। ठीक है। अब तीसरा योग क्या बन रहा है, जो सेकंड हाउस है ना, सेकंड हाउस में यहाँ पे शुक्र है। ठीक है। धन भाव है ये। अब सेकंड हाउस और फर्स्ट हाउस मतलब बुध, है ना। तो शुक्र और बुध ये दोनों आपस में युति में बैठ गए, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से धन योग हो गया, है ना। अब तीसरा हम देखते हैं योग कौन सा बन रहा है, जो सेकंड हाउस है शुक्र। ठीक है। और 11th हाउस, जो यहाँ पर 11th हाउस का मालिक कौन है, चंद्रमा है ना।
कर्क है चंद्रमा, तो ये दोनों हाउसेस के जो मालिक है वो भी इकट्ठे होके 7th हाउस में बैठे हैं, तो ये भी क्या हो गया, एक धन योग हो गया। ठीक है, अब जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, यहाँ पे फर्स्ट हाउस कौन है, बुध। ठीक है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बुध है, और 9th हाउस का लॉर्ड कौन है, यहाँ पर 9th हाउस का लॉर्ड शुक्र है ना। तो फर्स्ट और 9th इन दोनों हाउसेस के मालिक भी एक साथ इकट्ठे बैठे हैं, तो ये ऐसा इंसान धार्मिक होता है, लकी होता है ना। और शुक्र उच्च का होकर, शुक्र जो है वो 12 नंबर में, 12 नंबर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मीन राशि। मीन राशि क्या होती है, शुक्र की उच्च की राशि, तो शुक्र उच्च का होके केंद्र में बैठ गया है, तो ये एक मालव्य योग का निर्माण करता है। तो ऐसा इंसान अट्रैक्टिव होता है, आर्टिस्टिक होता है, और सुख सुविधाओं से भरपूर होता है, मतलब उसको लाइफ में किसी भी चीज़ की मतलब कमी नहीं रहती है, उसका काम कभी भी नहीं रुकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे मैंने आपको राजयोग बताए हैं, है ना। अब इस चीज़ को समझिए कि इसमें और भी है फ्रेंड्स, जैसे विपरीत राजयोग कंडीशन भी है। बुध, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये बुध जो है ये नीच का हो गया है ना, बुध यहाँ पर क्या हुआ है 12 नंबर, मतलब मीन राशि में बुध यहाँ पे नीच का हो गया है लग्नेश। तो उसको हम कैसे समझेंगे, उस चीज़ को समझिए, है ना, वो उसका नीचभंग कैसे हुआ है उसको समझिए। जो बुध है ना, बुध का यहाँ पे फ्रेंड्स 3 तरह से नीचभंग हुआ है। कैसे, पहली चीज है ना, मैंने आपको मेरे वीडियोस में बताया है नीचभंग का, बुध जिस राशि में बैठा है ना, बुध किस राशि में बैठा है, 12 नंबर में बैठा है। ठीक है, अब 12 नंबर में शुक्र क्या हो गया, उच्च का हो गया। तो जो मतलब एक ग्रह उच्च का हो गया उसके साथ अगर बुध होगा, तो पहली चीज तो यहाँ शुक्र के साथ में बुध होने से ये नीच भंग हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, बुध जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी जिस राशि में उच्च का होता है, मतलब इस राशि का स्वामी गुरु है, गुरु कर्क में उच्च का होता है, तो कर्क का स्वामी कौन है, चंद्रमा। तो चंद्रमा अगर बुध को देख रहा हो या चंद्रमा बुध के साथ बैठा हो, तो चंद्रमा भी यहाँ बुध के साथ बैठा है, तो ये सेकेंड तरीके से ये क्या हो गया, बुध का नीच भंग हो गया। ठीक है, और तीसरी चीज, इस राशि का जो स्वामी है गुरु, है ना, जिस राशि में नीच का हुआ है उस राशि का जो स्वामी है गुरु, वो अपनी 9वीं दृष्टि से बुध को देख रहा है ना। तो यहाँ पर ये तीसरे तरीके से क्या हो गया, बुध का नीच भंग हो गया। तो 3 तरीके से यहाँ पे बुध का तो क्या हो गया फ्रेंड्स, नीच भंग हो गया। तो यहाँ पर बुध क्या हो गया फ्रेंड्स, बली हो गया, है ना, नीच भंग हो गया इसका। नीचता अपनी मतलब कुछ हद तक नहीं भी छोड़ेगा, वो नीचभंग हो गया, अपने रिजल्ट वो अच्छे देगा, है ना। लेकिन कुछ चीज़ों में, जैसे कि अब बुध नीच का होकर अगर यहाँ बैठा है और वो लग्न को देख रहा है, तो इस त्वचा संबंधित जो चर्म रोग होते हैं, इससे संबंधित कुछ न कुछ इनको एलर्जी प्रॉब्लम ये चलती रहेगी लाइफ टाइम, मतलब वो क्योंकि वो नीच का है तो वो अपना इफेक्ट नहीं छोड़ेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें होगी। अब इस चीज़ को समझिए आप, जो अब ये जो विपरीत राजयोग कंडीशन भी बन रही है इनकी कुंडली में, वो देखते हैं हम कि वो कैसे बन रही है ना। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी 6, 8, 12 इनके जो स्वामी होते हैं, अगर वो 6, 8, 12 में ही होते हैं, है ना, तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। लेकिन उसके लिए लग्नेश का बलि होना जरूरी होता है। अब यहाँ पे लग्नेश का नीच भंग हो गया, तो यहाँ लग्नेश क्या हो गया, बलि हो गया। अभी मैं इसको डिग्री वाइज भी आपको समझाऊंगी, अभी आप इतना समझिए, ठीक है। तो लग्नेश का तो यहाँ पे नीच भंग हो गया, है ना। अब कैसे बन रहे हैं वो उसको समझिए, है ना। अब यहाँ पे एक हर्ष विपरीत नाम का राजयोग बन रहा है। कैसे, 6th हाउस का जो लॉर्ड है ना, वो 12th हाउस में जाके बैठ गया, है ना। 11 नंबर मतलब कुंभ राशि, इसका लॉर्ड कौन होता है, शनि, और शनि किस में जाके बैठ गया, आपके 12th हाउस में बैठ गया। तो ये ऐसा इंसान अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है ना। इनको परिवार मित्रों का साथ मिलता है लाइफ में। थोड़े से मतभेद वगैरह होते हैं क्योंकि शनि की परिवार के घर में दृष्टि होगी, 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि, तो मतभेद तो रहेंगे, लेकिन फिर भी परिवार का यहाँ पर इनको साथ मिलेगा और मित्रों का भी सहयोग इनको मिलता है, ठीक है। अब एक होता है विमल विपरीत राजयोग, है ना। विमल विपरीत राजयोग क्या होता है, उसमें जो 12th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड यहाँ पर कौन बन रहा है, शनि, सूर्य, ठीक है। अब जो 12th हाउस का लॉर्ड है वो 8th हाउस में जाकर बैठ गया, है ना। सूर्य यहाँ पर 8th हाउस में बैठ गया, तो ये इनका बिहेवियर अच्छा होगा, ये गुड बिहेवियर होंगे, इनको फ्रीडम पसंद होगी, थोड़े से कंजूस भी होंगे, लेकिन फिजूल खर्ची तो खैर इनकी मैं बताऊंगी उससे रिलेटेड भी चीज़ें। और ऐसे लोग अपनी लाइफ में धन तो जमा अच्छा मतलब करते हैं, है ना, धन जमा ये लोग करते हैं, कंजूस रहते हैं, है ना। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी आएगी कुंडली में जिसमें फिजूल खर्ची भी दिखाई दे रही है, तो वो मैं उसको बैलेंस कैसे होगा वो मैं अभी आपको बताती हूँ, है ना। और ऐसा इंसान रिस्पेक्टफुल लाइफ भी जीता है, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने आपको नीचभंग बता दिया, है ना, इसमें जितने राजयोग थे वो बता दिए। चंद्र मंगल एक साथ बैठे तो लक्ष्मी योग बनता है, ये भी चीज़ें हैं, है ना। ये सारे मैंने आपको योग बता दिए, विपरीत राजयोग बता दिया, नीचभंग बता दिया, और इस कुंडली के लिए कौन से योग कारक मारक व समग्रह है वो हमने देख लिया।
अब हम इसमें ये चीज़ देखते हैं कि युति जो हो रही है इनमें, है ना, उसको समझते हैं कि युति किन ग्रहों की कैसी कैसी हो रही है और उसका क्या इफेक्ट आपकी उस पर पड़ेगा, है ना, उसको हम समझते हैं। तो अब इसको देखिए आप, एक मिनट, पहले इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। जो डिग्री समझ लो, लग्न जो है वो आपका 46 है ना, 0 डिग्री का है, 46 मिनट और 20 सेकंड का, है ना। ऐसे ही मंगल 19 डिग्री का है, शुक्र जो है वो 60 डिग्री का है, केतु 21 डिग्री का है, सूर्य जो है वो 10 डिग्री का है, बुध जो है 13 डिग्री का है, शनि वक्री होकर 13 डिग्री का है, चंद्रमा 12 डिग्री का है, गुरु 6 डिग्री का और राहु 21 डिग्री का है, ठीक है। अब ये जो लग्न है आपका वो कन्या राशि में है, ये एक सम राशि है, ठीक है। मंगल जो है वो मीन राशि में, ये एक सम राशि है। अब शुक्र जो है मीन राशि में सम राशि, केतु कुंभ राशि विषम राशि, सूर्य जो है वो मेष राशि विषम राशि, है ना। बुध जो है वो मीन राशि सम राशि में है, बुध नीच का है, ठीक है। और जो सूर्य है वो उच्च का है और शुक्र भी यहाँ पर उच्च का है। जो शनि है वो वक्री होके सिंह राशि में बैठा है जो कि एक विषम राशि है। चंद्रमा जो है वो मीन राशि में बैठा है जो कि एक सम राशि है। गुरु जो है वो कर्क राशि में बैठा है जो एक सम राशि है। राहु जो है वो एक मतलब इसमें 5 नंबर की राशि में बैठा है सिंह राशि में, जो कि एक क्या है, विषम राशि है, ठीक है। अब जो लग्न है वो 0 डिग्री का, तो लग्न यहाँ पर क्या हो गया फ्रेंड्स, वीक हो गया, ठीक है। डिग्री वाइज समझा रही हूँ, उसको अच्छे से समझिएगा। जो मंगल है ना, मंगल सम राशि में बैठा है, तो सबके अलग अलग वो हो रहे थे। 0 से 6 डिग्री में कोई भी ग्रह बैठता है ना, तो इसमें सम और विषम राशि का होता है। इस पर मैं एक सेशन जरूर बनाऊंगी, तो आप उससे उसको समझ लीजिएगा कि 0 से 6 डिग्री में अगर सम राशि में ग्रह बैठेगा तो क्या होगा, उस 6 से 12 डिग्री में बैठेगा तो कितना रिजल्ट देगा, 12 से 18 डिग्री के बीच में बैठेगा तो कितना देगा, 18 से 24 के बीच में बैठेगा तो कितना देगा, और 24 से 30 डिग्री के बीच में ग्रह बैठेगा तो कितना रिजल्ट दिखेगा, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन ये सम और विषम राशि के लिए अलग अलग होते हैं, तो वो मैं आपको एक वीडियो सेशन करूँगी तो उसमें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी। अभी आप इसके अकॉर्डिंग इसको समझिए, ठीक है। तो लग्न यहाँ पे वीक हो गया क्योंकि 0 डिग्री का है ना, बल ही नहीं है। मंगल जो है यहाँ पे 50% रिजल्ट देने के लिए वो है ना। अब जो शुक्र है वो अपना 50% रिजल्ट देगा, जो केतु है वो 50% रिजल्ट देगा, जो सूर्य है वो 50% रिजल्ट देगा। अच्छा बुरा वो देखी जाएगी। बाकी अभी ये बता रही हूँ मैं कि कौन सा ग्रह डिग्री वाइज कितना बली है और वो कैसा रिजल्ट देगा। बुध जो है वो 100% रिजल्ट देगा, है ना, इसकी जो 13 डिग्री है उसके अकॉर्डिंग। जो शनि है वो अपना 100% रिजल्ट देगा। अच्छा बुरा वो अभी मैं आपको बताऊंगी। जो चंद्रमा है वो 100% रिजल्ट देगा। गुरु जो है वो 50% रिजल्ट देगा। राहु जो है वो 50% रिजल्ट देगा, ठीक है। और ये कौन सा कुमार है, कौन सा वृद्ध है, ये सब मैंने यहाँ पर लिखा है ना। इस पर मैं एक सेशन जरूर बनाऊंगी तो उसमें आपको डिटेल में समझा पाऊँ, जिससे कि सम राशि में कौन सा ग्रह कैसे वृद्ध होता है और विषम में कैसे होता है, ठीक है। अब इन सब के नक्षत्र लिखे हैं। जो लग्न है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में है और उसका स्वामी सूर्य है। वैसे ही मंगल जो है वो रेवती के पहले चरण में, उसका स्वामी बुध है, ठीक है। वैसे ही जो शुक्र है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, उसके दूसरे चरण में उसका स्वामी शनि है। ऐसे ही सभी नक्षत्र का यहाँ पे लिखा है। अब इस चीज़ को समझिए, जो शनि है वो पूर्वा फाल्गुनी के पहले चरण में जो शुक्र का नक्षत्र है, और जो शुक्र है वो उत्तरा भाद्रपद जो शनि का नक्षत्र है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नक्षत्र परिवर्तन योग है, ठीक है। अब यहाँ पे चंद्रमा और गुरु का राशि परिवर्तन योग है। जो चंद्रमा है वो मीन राशि में बैठा है और जो गुरु है वो कर्क राशि में बैठा है। ये चीज़ आपको क्लियर है। अब यहाँ पे कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त नहीं है ना। ये मैंने डिग्रियाँ लिखी है। मंगल 17 डिग्री, अगर सूर्य और मंगल के बीच में 17 डिग्री का डिफरेंस होता है तो वो अस्त हो जाता है ना। शनि अगर 15 डिग्री का डिफरेंस हो तो अस्त हो जाता है। बुध 13 डिग्री के डिफरेंस में अस्त हो जाता है। चंद्रमा 12 डिग्री के, शुक्र 9 डिग्री के, गुरु 11 डिग्री के, और राहु केतु सूर्य से अस्त कभी भी नहीं होते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर है। अभी यहाँ पर कोई भी ग्रह अस्त नहीं है सूर्य से, ठीक है। नीचभंग का आपको मैंने क्लियर कर दिया ये चीज़। अब अपन ग्रहों की युति को समझते हैं, है ना। हमको ग्रहों की युति को समझना है। ये आपकी जो कुंडली है आप इसको समझिए। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर इसको समझिए। यहाँ पर 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, चंद्र, मंगल, शुक्र और बुध। अब आप इनको कैसे समझेंगे कि ये चतुर्ग्रही युति है, तो ये कैसा रिजल्ट देगी अपनी दशा अंतर्दशा में या गोचर में, तो इसको अपन समझते हैं, ठीक है। अगर चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, अगर हम इसको देखें तो ये मीन राशि में है ना, 12 नंबर की राशि में बैठे। अब 12 नंबर की राशि क्या होती है फ्रेंड्स, गुरु की राशि है ना, मीन राशि। तो गुरु जो है वो चंद्रमा का भी फ्रेंड है, मंगल का भी फ्रेंड है, बुध के लिए सम है ना। और जो शुक्र है वो तो उसमें मीन राशि में उच्च का हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी अच्छा है। तो ये राशि वाइज तो ये ओके,
है ना, राशि वाइज क्या है ये चीज़ ओके है ना, जो उसमें बैठा है भाव में। लेकिन अगर हम इनकी पंचदा मैत्री देखते हैं, अब आप इसको पंचदा मैत्री को समझिए पहले, ठीक है। कैसे समझेंगे आप पंचदा मैत्री के लिए? आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह नैसर्गिक रूप से किसके लिए फ्रेंड्स है। उसके बाद फिर आपको तात्कालिक मैत्री देखनी होगी, और फिर दोनों का जो कंबाइन निचोड़ होता है उसको हम पंचदा मैत्री बोलते हैं। मैंने सेशन बनाया है, आप मेरे पिछले वीडियोस देखिए, उसमें पंचदा मैत्री पे पूरा सेशन है, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने इस कुंडली के अकॉर्डिंग ये पंचदा मैत्री कैसे निकाली है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट समझाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं पंचदा मैत्री भी आपको डिटेल में समझूँ, है ना। जो सूर्य है यहाँ पर चंद्रमा के लिए अति मित्र है, सूर्य जो है वो मंगल के लिए अति मित्र है, सूर्य जो है वो बुध के लिए मित्र है, सूर्य जो है यहाँ पर गुरु के लिए अति मित्र है, जो सूर्य है वो शुक्र के लिए सम है, और जो सूर्य है वो शनि के लिए यहाँ पे अति शत्रु। तात्कालिक मैत्री निकालने के लिए वही वही वाला रूल अप्लाई करना है कि जिस घर में बैठे हुए जो ग्रह है उसके साथ में युति में, है ना, वो उसके दुश्मन होंगे, और 3 घर आगे और 3 घर पीछे जो भी ग्रह बैठे हुए हैं वो उसके तात्कालिक मैत्री में आ जाते हैं, है ना, वो उसके मित्र बन जाते हैं। और बाकी के ग्रह मतलब घरों में जो भी ग्रह बैठे हैं वो उसके शत्रु कहलाते हैं। तो इस वाला रूल, और जो नैसर्गिक रूप से कौन से ग्रह फ्रेंड है आपस में, कौन से सम है कौन से शत्रु है, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये नैसर्गिक रूप से जो मित्र होते हैं, सम होते हैं, शत्रु होते हैं, वो लिखा है। वो तात्कालिक का मैंने आपको रूल बता दिया। फिर भी आप मेरा लास्ट वीडियो अच्छे से देखना पंचदा मैत्री का, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये पंचदा मैत्री का इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग सारा निकाला है कि कौन सा शत्रु है, अति मित्र है, सम है और कैसा है, ठीक है। अब आप इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे अब मैं इसको देखती हूँ कि जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा मंगल और शुक्र के लिए पंचदा मैत्री के अकॉर्डिंग शत्रु आया है, ठीक है। और बुध जो है चंद्रमा के लिए सम आया है ना। अब मंगल जो है उसके लिए बुध और शुक्र क्या आ गए यहाँ पे, शत्रु आ गए, और चंद्रमा क्या आ गया यहाँ पे, उसका सम आ गया। बुध जो है उसके लिए चंद्रमा और मंगल क्या हो गए, शत्रु हो गए, और शुक्र क्या आ गया, पंचदा मैत्री के हिसाब से सम हो गया। शुक्र जो है वो चंद्रमा और मंगल, शुक्र के लिए चंद्रमा और मंगल शत्रु आ गए हैं, और जो बुध है वो यहाँ पे सम आ गया है, ठीक है। तो अब इनके मिले जुले इफेक्ट मिलेंगे हमको, है ना, क्योंकि 4 ग्रह एक साथ है, ठीक है। अब पहले चीज़ ये देखिए कि इसमें से कौन से योग कारक ग्रह है आपके लिए, कौन से नहीं है। इसमें सीधी सी बात है, बुध और शुक्र आपके लिए योग कारक ग्रह है, चंद्रमा मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह नहीं है। तो इनकी जब भी दशा अंतर दशा आएगी तो वो आपको परेशान ही करेगी, है ना, और अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगी, क्योंकि वो मारक है यहाँ पर। पहली चीज़ ये चीज़ क्लियर हुई। लेकिन इस हाउस में बैठ के वो कैसा इफेक्ट देगी, अब उस चीज़ को समझिए, है ना। अब बुध है तो इंसान क्या होगा, बुध की अगर लग्न पे दृष्टि पड़ेगी, पहले ही हाउस में अगर यहाँ पर बुध बैठा है ना, यहाँ पर बुध बैठा है 7th हाउस में, अब इसकी लग्न पे पूर्ण दृष्टि, तो इंसान क्या हो गया यहाँ पे, बुद्धिमानी हो गया, है ना। अब मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ी तो क्या हो गया, इंसान लड़ाकू हो गया, है ना। और फिर क्या हो गया, अपनी गलत आदतों के कारण ही वो खुद को नुकसान मतलब पहुंचाने वाला हो जाता है, बिना सोचे समझे बोलने वाला हो जाता है, क्योंकि मंगल क्या होता है, ध्येय की कमी होती है, अग्रेशन होता है, ये सब चीज़ें होती है। और मंगल आ गया तो फिर वैवाहिक जीवन में भी कुछ न कुछ मतभेद लेके आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ वो देखने वाली है, यहाँ पर मंगल और शुक्र, है ना, इन दोनों का आपस में क्या है, मंगल शुक्र आपस में साथ में बैठे हैं, युति में बैठे हैं, तो ऐसा इंसान रोमांटिक होता है, और ऐसा इंसान के मतलब गुप्त रिलेशंस भी होते हैं आफ्टर मैरिज भी, वो देखा गया है कितनी बार, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिए, ये आपको मैंने चतुर्वर्गी का पूरा अच्छे से समझा दिया, है ना। और ये थोड़ा सजने संवरने सब मतलब रेडी होने का शौकीन होता है ऐसा इंसान, क्योंकि शुक्र बैठा है ना, अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना इनको पसंद होता है, ठीक है। अब हम आगे इस चीज़ को समझते हैं। जब मंगल है ना, मंगल जो है वो कौन है यहाँ पे, मंगल आपका अष्टमेश है ना। मंगल कौन है, अष्टम भाव का स्वामी है। ये देखिए अष्टम भाव का स्वामी यहाँ पर कौन बनता है, मंगल। अब वो मंगल अष्टम भाव से उठ के 7th हाउस में चले गया है ना। अष्टमेश जब 7th हाउस में जाएंगे तो अगर यहाँ से मैं हाउसेस गिनूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मंगल अपने आप से क्या हो गया, द्वादश भाव में चले गया है। तो ये बैड रिजल्ट देगा यहाँ पे मंगल, है ना। एक तो पहले ही मारक, और ऊपर से 7th हाउस में जाके बैठ गया, और ऊपर से उसमें अष्टम द्वादश की थ्योरी अप्लाई हो रही है ना, उसके घर से वो द्वादश हो गया है ना। ऊपर से यहाँ पे देखेंगे तो अब पाप कर्तरी योग में 7th हाउस आ गया है, क्योंकि केतु है एक साइड और एक साइड सूर्य है, तो 7th हाउस पाप कर्तरी योग में आ गया है। ये चीज़ समझ में आई आपको। 7th हाउस किसमें है, पाप कर्तरी उसमें है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि इस हाउस से रिलेटेड जो भी मतलब चीज़ें होती है वो उसको ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये पाप कर्तरी योग हो गया, है ना। अब
और इसमें हम क्या समझ सकते हैं, हम अब देखते हैं। युति का मैंने आपको यहाँ पे चारों युति बता दी, पाप कर्तरी योग में है तो ये इसके रिजल्ट को कम कर देगा, वो चीज़ समझा दी मैंने। 7th हाउस के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें रहेगी, पार्टनरशिप, आपको ऐसे इंसान को कभी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, है ना, उससे उसको अच्छा मतलब नुकसान ही मिलेगा, है ना। वो जो लाइफ पार्टनर होता है तो उससे भी मतभेद रहेंगे, क्योंकि है ना यहाँ पे मंगल भी बैठा है, पाप कर्तरी योग भी है। बस इसमें ये प्लस पॉइंट है कि गुरु की पूर्ण दृष्टि यहाँ पे, नवी दृष्टि, है ना, तो ये चीज़ थोड़ा बहुत उठापटक होगी पर ये टूटेगी नहीं, है ना, रिलेशन चलता रहेगा। और ऐसा इंसान मतलब अपने रिलेशन निभाने की भी पूरी कोशिश करता है, लेकिन मतलब वो टूटता नहीं है। मतभेद तो खैर चलेंगे क्योंकि यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, पहली चीज़। अब हम इसको मतभेद को समझने के लिए हम नवमांश कुंडली में अगर आते हैं, क्योंकि नवमांश कुंडली एक्चुअली शादी से रिलेटेड चीज़ों के लिए ही देखी जाती है ना। तो अगर हम इसमें आते हैं तो इसमें आप इस चीज़ को समझिए कि जो लग्न है, लग्न का स्वामी यहाँ पर कौन बना, शनि बना। अब शनि यहाँ पे गड्ढे में चले गया, 5 नंबर की शत्रु राशि से हो गया। उसके बाद फिर देखिए सप्तम भाव में कौन है, चंद्रमा है। अब चंद्रमा क्या हुआ, राहु के साथ बैठ गया चंद्रमा, तो ग्रहण दोष लग गया सप्तमेश को भी यहाँ के, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पे सूर्य बैठ गया, और सूर्य पे किसकी दृष्टि है, 8वीं दृष्टि यहाँ पे मंगल की बन रही है सूर्य पे। तो ये तलाक के योग बना देता है, मतभेद इस हद तक हो जाते हैं यहाँ पे। लेकिन बस प्लस पॉइंट ये है कि गुरु की पुण्य दृष्टि यहाँ पे होने से मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि निभाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और फिर ऐसा है कि मतलब हार नहीं मानता ऐसा इंसान, और मतलब लास्ट तक शादी को चलाने की अपनी पूरी कोशिश यहाँ पर करता है। और यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो जो शुक्र है, शुक्र भी यहाँ पे जाके नीच का हो गया है। अब ये पुरुष की कुंडली, तो उसमें शुक्र देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शुक्र क्या हो गया, नवमांश कुंडली में नीच का हो गया है ना। तो ये भी अच्छी मतलब कंडीशन नहीं बता रहा है यहाँ पे, है ना। तो इस भाव को तो ये अफेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। अब हम इस चीज़ को देखते हैं। अब हम इस कुंडली में एक ये चीज़ भी आप देखिए कि जो अष्टमेश है ना, मैंने आपको क्या बताया, जो अष्टमेश था मंगल, वो 7th हाउस में चले गया था, है ना। तो उसमें आपको क्या करना है, वो आपके मित्र राशि में तो है, 12 नंबर की राशि मीन राशि, गुरु की राशि मित्र राशि में है, शुभ ग्रहों से प्रभावित भी है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बुध भी है, शुक्र भी है और चंद्रमा भी है, और गुरु की भी पुण्य दृष्टि है ना। लेकिन अपने से वो 12th हाउस में चले गया और गुरु से वो दृष्ट भी है। तो ऐसे ऐसे में क्या होता है, लंबी बीमारी के योग बनते हैं, अचानक से घटना घटने के योग बनते हैं। क्यों बनते हैं अचानक से घटना घटने के, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य बैठा है ना। और यहाँ पर अगर आप राहु की दृष्टि देखेंगे तो राहु 9वीं दृष्टि से सूर्य को देख रहा है। ऊपर से यहाँ पे स्वामी कौन है, इसका स्वामी मंगल है। तो सूर्य यहाँ पे उच्च का हो गया, तो पैतृक संपत्ति, ससुराल अच्छा होगा, पैसे वाला, है ना। पैतृक संपत्ति भी इनको मिलेगी, पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, सूर्य यहाँ पे उच्च का हो गया, ये चीज़ कन्फर्म है ना। इनकी जो अगर हम एज की बात करें तो एज इनकी 100 रहेगी, न बहुत कम न बहुत ज़्यादा, है ना। बहुत ज़्यादा भी एज इनकी नहीं रहेगी, इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पे पापी ग्रह बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है, और फिर मंगल है इसका स्वामी, और उसके बाद फिर राहु की यहाँ पे पूर्ण दृष्टि। तो जो भी होगा मतलब अचानक से घटना घटने वाली, जैसे एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई भी मतलब लंबी बीमारी के योग यहाँ पर पत्रिका के अकॉर्डिंग दिखाई देते हैं, है ना। और अस्पताल का खर्चा भी लगा हुआ दिखाई देता है कुंडली के अकॉर्डिंग। अब आप इस चीज़ को समझिए। अब जब यहाँ पर मतलब अप एंड डाउन लाइफ में चलते रहेंगे, है ना, क्योंकि इसको उठा के हमने इस हाउस में रख लिया, तो लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहेंगे, है ना। और ये लाइफ के लिए मतलब एज वाइज ये गुड नहीं है। और मैरिटल लाइफ का तो मैंने आपको बता ही दिया कि थोड़ा बहुत ट्रबल रहेगा, और मेंटल स्ट्रेस भी इस इंसान को रहता होगा। क्यों रहता होगा, क्योंकि शनि और राहु साथ में है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ऐसे इंसान को फिर रहती है जब शनि राहु एक साथ हो जाते हैं। तो ये शापित दोष होता है कुंडली में, और 12th हाउस में बन रहा है ना। तो इसमें ऐसा इंसान के ये है कि जो दुश्मन होते हैं फ्रेंड्स वो मतलब कम होते हैं, क्योंकि दुश्मनों पे विजय प्राप्त कर लेता है, ऐसा बोल सकते हैं आप, है ना। रोगी रहेगा वो, क्योंकि शनि और राहु की युति हो रही है। फिजूल खर्च भी उनके बहुत रहेंगे, क्योंकि फिजूल खर्च इसलिए रहेंगे फ्रेंड्स क्योंकि जो शनि है ना, ऑलरेडी इस घर का कारक ग्रह माना जाता है शनि, है ना, 12th हाउस का। अब उसके साथ में राहु भी आके बैठ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, व्यय फिजूल खर्चे होंगे, है ना। धन जमा करने की भी कोशिश की जाएगी, लेकिन ऐसा है कि व्यय भी बहुत मात्रा में होता होगा। और फिजूल खर्च मतलब जैसे रोग पे हो गया, दवा दारू पे खर्चा हो गया, कोर्ट कचहरी में हो गया, मतलब और किसी को मतलब अपने आप को अच्छा वो करने के लिए अपन लोगों को खिला रहे हैं इस टाइप से, मतलब फिजूल खर्ची जिसको बोलते हैं, तो वो इनका लगा ही रहता होगा, ये पत्रिका से दिखता है, ठीक है। अब क्योंकि जो शनि है फ्रेंड्स वो मंद गति का प्लेनेट है, ठीक है। जो राहु है वो विस्फोटक है ना। तो ये अचानक फल देने वाले होते हैं, है ना, ठीक है।
अब आपको इसको मैं एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगी कि आपको मतलब आपकी कुंडली में कुछ चीज़ें अच्छी है। देखो, सभी की कुंडली में सारी चीज़ें तो अच्छी नहीं होती है, लेकिन आपको यहाँ पे बस ये है कि जो शनि राहु की युति है ना, इसको आप अगर ठीक करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके लिए आपको शनि राहु के जो बीज मंत्र होते हैं, आप नेट पे देखेंगे आपको इजीली मिल जाएंगे। शनि के और राहु के, तो दोनों के जो बीज मंत्र हैं उनको 108 बार अगर आप रोज करेंगे तो आप रोगों से बचे रहेंगे। प्लस ये जो आपके और मंगल की भी आप अगर कुछ कर सकते हैं, तो मंगल से रिलेटेड भी अगर आप कुछ उपाय करेंगे तो आप रोगों से बच सकते हैं और आपकी एज भी लंबी होगी और आपकी फिजूल खर्ची इन सब चीज़ों में आप देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, है ना। ये मैंने आपको बता दिया, इससे रिलेटेड चीज़ें बता दी, है ना। अब संतान से रिलेटेड देखेंगे तो गुरु उच्च का होके संतान के घर में दृष्टि दे रहा है, तो डेफिनेटली मतलब संतान का तो योग बनेगा ही और पुत्र का भी योग बन रहा है, तो वो चीज़ हो गई। अब आपको और क्या देखने का इसमें मैं बता देती हूँ भी आपको। हाँ, अब हम इसकी महादशा और उसमें आ जाते हैं। आप पहले इसमें मैं आपको षटबल समझा देती हूँ। षटबल और भावबल आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग कैसा रहेगा, आप उसको समझ लीजिए। सूर्य जो है आपकी कुंडली में, मैंने आपको क्या बताया, पहले उसमें बैठा है ना, फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट नंबर क्या हो गया, सूर्य का उच्च की राशि है ना, तो यहाँ पे सूर्य कौन हो गया, आपका बली हो गया। यहाँ जो 1 नंबर लिखा है मतलब वो सबसे बली, जिसमें 12 नंबर लिखा है मतलब वो कम बली ग्रह है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सूर्य यहाँ पे 1 नंबर का हो गया। चंद्रमा को 5 नंबर मिले हैं ना बली होने के उसमें। मंगल को 2 नंबर, बुध को 7 नंबर, गुरु को 6 नंबर, शुक्र को 3 नंबर, शनि को 4 नंबर। ये ग्रहों का बल है ना। इसको देख के आप समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कितना बली है। सूर्य सबसे ज़्यादा बली है, उसके बाद मंगल बली है, उसके बाद शुक्र बली है ना, उसके बाद शनि बली है, इस टाइप से। अब जो भाव बल देखते हैं, जो हमारे 12 हाउसेस है, ये हमारे पूरे 12 हाउसेस है ना, तो इसमें कौन सा घर कितना बली है। अच्छा घर बली है, बुरा घर बली है, वो मैटर नहीं है, घर में कितना बल है वो चीज़ समझा रही हूँ मैं भी आपको। ये जो भाव बल है, तो पहला घर आपका कमजोर है। क्यों कमजोर है, क्योंकि लग्न में 0 डिग्री है, मैंने आपको बताया था। उसमें जो ग्रह देख रहे हैं उसमें भी कुछ ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, कुछ नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, मारक ग्रह भी साथ में बैठे हैं। तो पहला घर यहाँ पे क्या हो गया, आपका निर्बली है, उसमें सिर्फ 9 नंबर मिले हैं। दूसरा जो सेकंड हाउस है उसमें 5 नंबर है। तो मतलब ये तो है कि आपका मतलब लाइफ अच्छे से चलती रहती होगी, धन की इतनी कमी नहीं होगी कि आप कुछ कर नहीं पाए, मतलब अच्छा लाइफ आपका होगा, ये तो डेफिनेटली बोल सकती हूँ मैं। जो थर्ड हाउस है उसमें 10th नंबर है, तो आलसी होंगे आप थोड़े से, पराक्रम की तो थोड़ी सी कमी यहाँ पर दिख रही है ना, क्योंकि 10 नंबर है। ज्ञानी आप बहुत है, नो डाउट, है ना। 10 नंबर है यहाँ पे, तो वो चीज़ दिख रही है। अब चौथे नंबर में 7 नंबर लिखा है। फोर्थ हाउस किसका होता है, सुख भाव होता है ना, तो घर में। लेकिन जो हम इसको राहु को देखते हैं ना, तो राहु 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि अपने इसमें 5th हाउस में 4th हाउस में दे रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा घर में कलह का वातावरण बना देता है वो, नहीं चाहते हुए भी, तो ये चीज़ें रहती है ना। तो ये यहाँ पे इसको 7 नंबर मिला है। अब जो 5th हाउस है ना, 5th हाउस को 8th नंबर मिला है, तो आपकी शिक्षा के योग मतलब सो है ना, बहुत अच्छी और ना बहुत बुरी, ठीक है। जो 6th हाउस है उसको 6 नंबर मिले हैं। 7th हाउस को 4 नंबर मिले हैं, ठीक है। 7th हाउस आपका बली है, लेकिन पाप कर्त्री हो गया, है ना, क्योंकि उसमें शुक्र उच्च का हो गया, तो वो बली हो गया, और उसका जो स्वामी गुरु है वो भी उच्च का हो गया, तो 7th हाउस तो बली हो गया, लेकिन पाप कर्त्री योग में हो गया, तो वो कुछ हद तक उसके रिजल्ट को भी कम कर देता है। 8 हाउस है, उसमें 2 नंबर मिला। अब 8 हाउस में तो सूर्य उच्च का होकर बैठा है ना, तो 8 जो बुरा घर होता है उसका बली होना अच्छा नहीं माना जाता है फ्रेंड्स, है ना। जो अच्छा योग कारक मतलब ग्रह हो या अच्छा भाव हो, केंद्र त्रिकोण का हो, तो उसका बली होना अच्छा माना जाता है ना। तो यहाँ पर ये अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन जैसे ससुराल पक्ष से लाभ और ये सब चीज़ें उसमें दिख रहा है पत्रिका में, है ना, क्योंकि सूर्य बैठा हुआ है तो वो अच्छा होगा, है ना। मतलब आपका ससुराल पक्ष धनी होगा, वो दिख रहा है पत्रिका से, सूर्य बैठा हुआ है। और आप मतलब ऐसा है कि धन की भी आपको कभी कमी नहीं आएगी, क्योंकि सूर्य उच्च का होके धन भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। राजा होता है सूर्य, है ना। अब जो 9th हाउस है उसको 3 नंबर मिले हैं, है ना, तो ये भी आपका भाग्य तो अच्छा है। अब जो 10th हाउस है उसको 11 नंबर मिले हैं, है ना, 10th हाउस को। तो इसमें मतलब ये बली नहीं है, तो आप इसको बली कर सकते हैं ना, जो भी उपाय करके, जो भी आपके रिगार्डिंग। बली क्यों नहीं है, क्योंकि आपका बुध नीच का हो गया, और बुद्धि वहाँ पर क्या है, उसका वो है कारक ग्रह, है ना।
मतलब बुध है ना लगने उसका 10th हाउस का स्वामी, और वो नीच का हो गया। तो वो इसका षट बल और भाव बल देख के आप इन शॉर्ट में सब समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रह बली है और कौन सा भाव बली है। 11th हाउस में 12 नंबर है, गुरु अकेला होके 11th हाउस में यहाँ पर बैठा है। तो गुरु जहाँ उच्च का होके दृष्टि दे रहा है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर लाभ के घर में अकेला होके वो उच्च का हो गया है, तो यहाँ पर ये इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छी रिजल्ट नहीं देगा, है ना फ्रेंड्स, चाहे उच्च का हो गया हो। तो ये चीज़ भी आपको देखने, वैसे 11th हाउस में सारे ही ग्रह अपने अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन गुरु अकेला है ना, अगर गुरु किसी भी एक ग्रह के साथ होता है या दृष्टि होती तब भी चलता है, लेकिन गुरु अकेला है और ना किसी ग्रह की यहाँ पर दृष्टि भी नहीं है, तो यहाँ पर गुरु अच्छा रिजल्ट इतना नहीं दे पाएगा जितना प्रॉफिट लाइफ में मिलना चाहिए उसके रिगार्डिंग। अब यहाँ पर जैसे शनि है, अब शनि योग कारक होने के बाद भी शनि यहाँ पर मारक की कैटेगरी में आ गया। क्यों? क्योंकि शनि योग कारक होने के बाद गलत हाउस में प्लेस हो गया और राहु के साथ प्लेस हो गया, है ना। तो इस कंडीशन में शनि की जब भी महादशा अंतर्दशा आएगी तो वो आपको बैड ही रिजल्ट देगी, अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। अब 12th हाउस आपका यहाँ पर बली हो गया बहुत, है ना, क्योंकि एक तो शनि वहाँ पर वक्री अवस्था में है, वक्री होने के बाद शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है शनि, और फिर राहु है ना साथ में, तो ये बली हो गया। तो ये बली होने के कारण फिजूल खर्ची और ये सब चीज़ें बहुत हद तक बढ़ गई है आपकी कुंडली में, वो दिखाई दे रही है ना। अब हम दृष्टि को थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। दृष्टि को अच्छे से एक बार और आपको अच्छे से डिटेल में समझा देती हूँ मैं। जो पहला हाउस है इस पे इन चारों ग्रहों की पूर्ण दृष्टि है, ठीक है फ्रेंड्स, और 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, सिर्फ इन चारों ग्रह की पूर्ण दृष्टि फर्स्ट हाउस पे। तो अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ी तो आप कैसे होंगे? भावुक होंगे, लेकिन ना स्टेबल नहीं रहते होंगे, आपका बिहेवियर चेंज होता रहता होगा, है ना। आप थोड़े से काल्पनिक भी होंगे। अब मंगल की दृष्टि से क्या हो गया? आप में ध्येय की कमी हो गई, ऊर्जा शक्ति अच्छी होती है ना। बुध की दृष्टि होने से क्या हो गया? आपका बिजनेस माइंडेड होगा, है ना, आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा, चीज़ों को आप लेट गो कर देते हो जल्दी, है ना। थोड़ा सा जेलसी नेचर रहता है इसमें। और जो शुक्र की दृष्टि है तो उससे क्या हो गया? आप बुद्धिमान हो, सुंदर हो, मतलब सुंदर हो जाता है ऐसा इंसान, तैयार होने का शौकीन होता है ना, विलासिता प्रिय रहता है ना, वक्त के अकॉर्डिंग जो चलने वाला उस टाइप से, ठीक है। तो ये मैंने आपको दृष्टि संबंध बताया। अब हम दूसरा उसका देखेंगे, है ना। अब इस हाउस पे, सेकंड हाउस पे किसकी दृष्टि पड़ रही है फ्रेंड्स? देखिए इसमें मंगल की दृष्टि है सेकंड हाउस पे, है ना। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। केतु की भी दृष्टि है ना, मंगल की, केतु की, सूर्य की दृष्टि और शनि की दृष्टि है तीसरी दृष्टि, है ना। तो ऐसी इस कंडीशन में क्या होगा? आपको पैतृक संपत्ति के रूप में आपके पास धन होगा, कन्फर्म है। धन संचय में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि केतु, और वाणी कड़वी हो जाएगी, है ना, क्योंकि केतु की भी दृष्टि है और शनि की दृष्टि से फिजूल खर्ची आपकी चलती ही रहेगी, धन संचय होने में प्रॉब्लम होगी, है ना। मंगल के होने से क्या होगा कि आपके पास पैसा तो अच्छा होगा, लेकिन ये है कि फिजूल खर्ची कुछ न कुछ हद तक चलती ही रहेगी यहाँ पे, ठीक है। अब हम थर्ड हाउस को देखते हैं। थर्ड हाउस पे सिर्फ गुरु की दृष्टि है ना। तो ये क्या, ऐसा इंसान फिर क्या होता है? ज्ञानी होता है ना, लेकिन थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति का भी होता है, वो चीज़ हो जाती है। अब हम फोर्थ हाउस को रिगार्डिंग देखेंगे। फोर्थ हाउस का रिगार्डिंग मैं आपको समझा चुकी हूँ कि कैसे क्या रहेगा फोर्थ हाउस का, है ना। उसमें राहु की दृष्टि है ना। तो ऐसा है कि घर वाहन सुख, लेकिन इसका जो घर वाहन सुख सुविधा रहेगी खैर आपके पास, ऐसा नहीं है कि घर वाहन से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती, क्योंकि जो शुक्र है, शुक्र यहाँ पर उच्च का होके बैठा है ना। तो गाड़ी वगैरह इसकी तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और रही बात इसकी मतलब घर वगैरह की, तो इसका जो लॉर्ड है वो गुरु है ना। गुरु यहाँ पर उच्च का होके बैठा है ना। तो कहीं ना कहीं वो इसके रिगार्डिंग रिजल्ट देगा, है ना। आपके पास घर वाहन की तो मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे फिफ्थ हाउस, है ना। फिफ्थ हाउस में हम देखते हैं कौन है यहाँ पर? सिर्फ गुरु की दृष्टि। तो ऐसा इंसान ज्ञानी होता है ना। वो संतान प्राप्ति में भी उसको मतलब हो जाती है, बुद्धिमान ज्ञानी, है ना। और मतलब ऐसा इंसान, लेकिन जैसे कभी जैसे लव अफेयर्स या इसमें भी अगर कभी आप जिसे पढ़ते हैं तो आप उसमें सोच के पढ़ते हैं कि मतलब ये मेरे लेवल का इंसान है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो सोच समझ के काम करता है ऐसा इंसान, है ना। ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि को अपने विवेक से काम लेता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। और जो सिक्स्थ हाउस है यहाँ पर जो केतु होता है, केतु इस हाउस का कारक ग्रह होता है। मंगल और शनि भी यहाँ के कारक ग्रह होते हैं। तो शनि की यहाँ पे पूर्ण दृष्टि है, लेकिन यहाँ पर जो केतु है फ्रेंड्स, है ना, वो 11th उसमें है और शनि की पूर्ण दृष्टि आ गई यहाँ पे। तो केतु यहाँ पे और अपने 50% रिजल्ट देने के योग्य है केतु भी, है ना। तो जो केतु है यहाँ पर मतलब बहुत बिगाड़ा नहीं कर पाएगा, आप ऐसा बोल सकते हैं, मतलब 100 रिजल्ट देगा, ठीक है।
अब जो यहाँ पर हम 7th हाउस को देखें तो 7th हाउस में चारों ग्रह बैठे हुए हैं और गुरु की दृष्टि है, तो उसका तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या क्या होगा इसमें, ठीक है। अब जो 8th हाउस है, 8th हाउस में यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है, राहु की दृष्टि है, और साथ में यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है ना, राहु की दृष्टि है। कौन सा आपका 8th हाउस का कर रहे हैं ना अपन, सूर्य बैठा है और राहु की दृष्टि, बस और कुछ भी ग्रह नहीं है ना। तो उसके रिगार्डिंग भी यही कि अचानक से जो घटना घटती है उसके रिगार्डिंग फल देगा। अब जो यहाँ पे हम इसका भाग्य के घर को देखते हैं, तो भाग्य के घर में सिर्फ आपके शनि की दृष्टि है ना, तो ऐसा है कि वो और शुक्र की राशि में बैठा है, तो भाग्य तो आपका ठीक ही होगा, इतना वीक नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता इतना वीक क्योंकि इसका स्वामी उच्च का होकर सप्तम भाव में बैठा हुआ है, और शनि की यहाँ पे पूर्ण दृष्टि है जो कि शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं, तो बुध जो है वो नीच का होकर इसमें बैठा हुआ है, लेकिन भले ही नीच का होकर इसमें बैठा है, पाप कर्तृ योग में है, लेकिन आपके ऐसा है कि जैसे यहाँ पे गुरु हो गया लाभ के घर में है ना, उच्च का, तो आपके एक से ज़्यादा इनकम के सोर्सेस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे जातक के ऐसे देखा गया है ना। अब जब हम अगर इसकी बात करते हैं, शनि और राहु जो 12th हाउस में बैठ गए तो ये बैड रिजल्ट देंगे, है ना, क्योंकि राहु यहाँ पे जेल यात्रा के भी योग बना देता है, नींद की कमी हो जाती है, व्यर्थ के व्यय कराता है, ऋण योग भी बना देता है ना, तो ये सब चीज़ें इसमें होती है। और गुरु आपका जैसे यहाँ पर बैठा है तो इस वजह से आप मल्टीटास्किंग होंगे, है ना, और मतलब आपको सम्मान बोलते हैं ना कि मतलब मेरे को रिस्पेक्ट पाने की बहुत आपको इच्छा रहती होगी आपके, है ना, और मतलब घर में भी आप जैसे बड़े भाई या इसकी मतलब अगर आप छोटे भी हो तो उसकी भूमिका निभाता है ऐसा इंसान। तो ये सब चीज़ें फ्रेंड्स इसमें आती है। और अब आपको मैं दशा और उसका गोचर का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप उस चीज़ को समझिए। आपका जन्म शनि की महादशा में हुआ था, और अभी आपको शुक्र की महादशा चल रही है 2029 तक, और उसमें अभी आपको शनि की अंतर्दशा चल रही है 2025 तक चलेगी, जो उसके बाद आपको बुध की आएगी। तो जब आपके शुक्र में जो शनि की अंतर्दशा चल रही, तो अभी आपका फिजूल खर्चे और ये सब आपके अच्छे खासे लगे होंगे। और अगर ऐसा इंसान जैसे जो शनि राहु जिसका साथ में होता है, ऐसा इंसान कभी कंस्ट्रक्शन करता है, तो जितना जितना कंस्ट्रक्शन करता है ना उसकी लाइफ में उतने खर्चे और मतलब फिजूल खर्ची उसकी उतनी बढ़ जाती है। मतलब आपका जो वो वाला घर है ना, 12th हाउस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा जब भी आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ भी काम करेंगे, है ना, तो ये चीज़ें रहती है। और बुध की जब उसके बाद अंतर्दशा आएगी तो वो तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। जो आपके लिए शुक्र बुध गुरु जब इन तीनों की जब भी दशा अंतर्दशा आएगी तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी। मंगल सूर्य राहु शनि इनकी जब भी दशा अंतर्दशा आएगी तो वो आपको बैड रिजल्ट देगी। चंद्रमा और केतु की जो अंतर्दशा होगी वो आपको 100 रिजल्ट देगी, ठीक है। और आपको आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग जब भी आप गोचर देखेंगे तो आप आपकी चंद्र कुंडली से देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि आपकी लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग आपका लग्न वीक है और लग्नेश भी आपका नीच का है, तो वो भले ही नीच भंग हो गया है। तो आप जब भी देखेंगे गोचर तो आप किससे देखेंगे? चंद्र कुंडली से देखेंगे, 12 नंबर मीन राशि से, उसमें आप अपने ग्रहों को प्लेस करेंगे। आप मेरा गोचर का वीडियो देख लीजिएगा तो उसके रिगार्डिंग आपको समझ में आएगा कि अब कौन सा ग्रह कौन से हाउस में आ रहा है और मेरे लिए वो कैसा रिजल्ट देगा। वो मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से बता दिया है कि कौन से ग्रह आपके लिए अच्छे हैं और कौन से ग्रह आपके लिए अच्छे नहीं हैं। तो आप देखिए, कोई भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि अब किसकी दशा आ रही है, किसकी अंतर्दशा आ रही है, तो आप अपना रिजल्ट खुद ही आप उस चीज़ को हमेशा लाइफ टाइम के लिए एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कैसे क्या होगा, है ना। तो आपको देखिए फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट फॉर एनालाइजिंग कुंडली। अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। माई नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।